कई बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलता। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। नमस्कार, दिल्ली का एग्जिट पोल आ चुका है। दिल्ली के नतीजे कल आ जाएंगे आपके सामने और स्वतंत्र आज अपने विशेष 4 PM शो में इसी एग्जिट पोल और इसके बाद मचे घमासान पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल आने के बाद भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि चुनाव वही जीतेगी, भले ही कुछ सीटें कम हो जाए। एक और बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया कि कल से लेकर के उसके बाद एग्जिट पोल आने के बाद भी उनके कई उम्मीदवारों को जो चुनावी अखाड़े में हैं उनके पास बीजेपी के नेताओं की तरफ से फोन आ रहे हैं और उन्हें बीजेपी में शामिल होने की एवज में 15 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है। बहरहाल इसके बाद बीजेपी ने एसीबी को शिकायत दी। एसीबी के पास आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे और अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आज हमारे साथ इस डिबेट पर बात करने के लिए मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी, वरिष्ठ पत्रकार शिबा राजा और केवल कपूर जी, मोटिवेशनल स्पीकर। विक्रमादित्य जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, ये जो एग्जिट पोल आए हैं और उसके बाद भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक आक्रामक रुख अपनाए हुए और वो कह रही है कि चुनाव एग्जिट पोल कुछ भी आए, एग्जिट पोल के नतीजे जब आएंगे तो उन्हीं की पार्टी जीतेगी। देखिए, बिल्कुल इस बार जो समय है, जो समीकरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो आमतौर पे माहौल दिखाई देता था, बड़ा विचित्र सा दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार की लहर की बात की जा रही है वो शायद लहर उतनी दिख नहीं रही। और एग्जिट पोल के अंदर जो कांग्रेस को वोट शिफ्ट दिखाया जा रहा है कि जितना परसेंट वोट वापस शिफ्ट हुआ है वो 8% तक 9% तक पहुंच रहा है, वो कहीं प्रैक्टिकली तौर पे हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो उतनी हवा दिखाई नहीं दे रही। अगर हम केवल, क्योंकि पहले आमतौर पर वो सब माहौल दिखाई देता, सामने कहीं ना कहीं बात दिखाई देती। इस बार का इलेक्शन जो है ना वो ऐसा है कि अनप्रिडिक्टेबल है जी, अनप्रिडिक्टेबल है। बीजेपी ने पूरी शिद्दत से इलेक्शन लड़ा है, ये साफ साफ दिखाई देता है। और जो पिछले 4 दिनों में, लास्ट के 4-5 दिनों में जो माहौल चेंज हुआ है वो बीजेपी को अपर हैंड की तरफ जरूर ले जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल अभी भी कहीं ना कहीं जो चीज दिखा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती साहब, क्योंकि एग्जिट पोल ने, अगर सबसे बड़ी बात यही रहेगी, अगर कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है, जो कांग्रेस का जो वोट बैंक वापस कांग्रेस ने जो प्राप्त कर लिया है, जितना 9% है, तो फिर तो आप साफ होती दिखाई दे रही है, आप साफ हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम बात करें, जितने भी क्षेत्रों में हम गए, हम देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लगातार बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन उतना कांग्रेस का रुझान है नहीं साहब जितना दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि एग्जिट पोल के नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे, आपको लगता है कि उनका यह दावा सच भी हो सकता है कल? मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ नेक टू नेक फाइट बनती दिखाई दे रही है, नेक टू नेक फाइट रह सकती है। और जिस प्रकार से प्रभाव दिखाई दे रहा है नेक टू नेक फाइट का है। और अभी ये कहना कि पूरी तरह से बीजेपी आ रही है, मुझे अभी उसमें कुछ ना कुछ संशय दिखाई देता है। शिवा जी, कल एग्जिट पोल आया और कल ही अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों के पास फोन आ रहे हैं, उनके उम्मीदवारों के पास बीजेपी के फोन आ रहे हैं। तो ये जो एक आक्रामक रणनीति अरविंद केजरीवाल ने अपनाई है, क्योंकि इस समय कोई आरोप लगा करके उन्हें राजनीतिक फायदा तो मिलेगा नहीं। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी अभी भी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या उन्हें अपने नंबर पर भरोसा है? क्या दिल्ली का माहौल और एग्जिट पोल के नतीजे, आपको उनमें कोई फर्क दिखाई देता है? देखिए, जैसे कि एग्जिट पोल के बारे में हम देखते हैं तो इसके पुराने नतीजों से हम सहमत नहीं है, हम भी सहमत नहीं है और पुराने नतीजे इसको बिल्कुल उल्टा दिखाते हैं।
तो जी। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं, क्योंकि ये खरीद फरोख्त का ही एक जरिया बन जाता है। जब एग्जिट पोल होता है तो ये बाद में जब एग्जिट पोल होता है तो उससे होता ये है कि मतदाता पर तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मतदान हो चुका है, मतदाता अपना मतदान दे चुका है। लेकिन जो उम्मीदवार है उस पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप एक पार्टी को जीतता हुआ दिखाते हैं तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है या किसी और पार्टी का उम्मीदवार है और उसको ऑफर्स जाने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो ये सोचता है कि विनिंग पार्टी की तरफ जाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और हो सकता है वो खुद जीतने वाला हो, क्योंकि ये तो एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल कुछ पिछले जो रिजल्ट हमने देखे हैं वो उल्टे हुए हैं, लेकिन उससे डेमोक्रेसी को खतरा होने लगा है, क्योंकि आपकी जो मतदान आपको मिला है, जो मतदान आपके फेवर में हुआ है, उसके कुछ मायने नहीं रह जाते हैं फिर बिकने के बाद, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। और जैसा कि अब केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ दम हो सकता है कि कुछ ऐसी कॉल्स आ रही हों। शिवा जी, क्योंकि चुनाव की गिनती वाले दिन भी कैंडिडेट्स का मनोबल बहुत हाई रहना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि गिनती के समय भी कमजोर अगर वो हो जाए तो उसमें भी गड़बड़ के चांस हैं, और जिस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं उसको देखते हुए तो ज्यादा मनोबल हाई रखना चाहिए। तो आपको लगता है कि एग्जिट पोल में जिसको हराया हुआ दिखाया जाए उस उम्मीदवार का मनोबल भी टूटता है इस तरीके की घटनाओं से? देखिए, हम जैसे कि अपने देश की राजनीति देख रहे हैं तो उसमें इससे मनोबल टूटता है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं लगातार ये खरीद फरोख्त की जो ये प्रक्रिया है ये काफी दिन से चली आ रही है, जी। और उससे मनोबल टूटने का खतरा बनता चला जा रहा है। तो लोग मनोबल टूटता है इस बात से, ऐसा नहीं है। जी। आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो, अगर आपके पास कॉल आ रही है, आपके नेताओं के पास, आपके कैंडिडेट्स के पास कॉल्स आ रही हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको ओपन करें। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, अगर उनको ऐसी ऑफर्स आ रही हैं तो उनको इसको दुनिया को दिखाना चाहिए। केवल जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और उसके बाद आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस फिर भी दिखाई देना, और मीडिया में जिस तरीके से आज सुबह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी भिड़ी हुई है, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, और क्या आपको लगता है कि दिल्ली का नतीजा एग्जिट पोल जैसा ही आएगा या कुछ उसमें बदलाव हो सकता है? तो जय जय सीताराम। मुझे ऐसा लगता है धर्म और कर्म दोनों के क्षेत्र में केजरीवाल मुझे फिलहाल बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है जिस जीत का दावा किया जा रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। मुझे लगता है कल शायद आपका दिल्ली की राजनीति में हाशिए पर चले जाना लगभग तय है। और यहाँ पर एक धर्म की बात करूंगा, राम जी के साथ जो है जुड़ाव जो है, अगर ये कहा जाए कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, तो मोदी जी के ऊपर अभी तो राम जी की कृपा चल रही है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है कल। लेकिन केवल जी, जिस तरीके की नतीजे एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि बीजेपी 55-60 तक भी पहुंच सकती है, वैसी कोई लहर इस दिल्ली चुनाव में तो दिखाई नहीं दे रही थी, और यह साफ दिखाई दे रहा था कि ये जो चुनाव है ये बिल्कुल वेवलेस चुनाव है, जिसमें किसी पार्टी को लेकर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, किसी भी पार्टी को लेकर कोई लहर तो चुनाव के दौरान नहीं दिखाई दी थी। मुझे जो लगता है लहर की अगर बात छोड़ दी जाए तो वोटर तो असमंजस की स्थिति में है। मैं जैसे कह रहा हूं, मुझे जो दिख रहा है, चूंकि रूलिंग पार्टी आप है, वो धर्म और कर्म दोनों के क्षेत्र में बहुत कमजोर है। और मुझे लगता है, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी 43 का आंकड़ा कल जरूर पार करेगी। बीजेपी यानी आपके हिसाब से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, केवल जी का ये कहना है। विक्रमादित्य जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि चुनाव आयोग, अब हम कल गिनती करने जा रहे हैं, कल नतीजा सबके सामने आएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक फाइनल डाटा तक नहीं दिया है जनता को कि कितने परसेंट वोट पड़े हैं, कितने टोटल वोट पड़े हैं। और अभी अभी जब हम ये शो कर रहे हैं उससे 5-6 मिनट पहले अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि हमने सारे 17C के जो फॉर्म होते हैं वो एक वेबसाइट बनाकर उस पर डाल दिए हैं कि किस एरिया में किस बूथ पर कितने वोट पड़े हैं। चुनाव आयोग पर यह सवाल पहले भी उठता रहा था, महाराष्ट्र में भी उठा था, हरियाणा में भी उठा था, और टोटल वोट 2 दिन पहले चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल आ चुके हैं, नतीजा सामने कल होने वाला है, गिनती होने वाली है, लेकिन यह नहीं पता कि टोटल वोट कितना पड़ा है। ये सब चीजें भी सवाल उठाती है चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर। नहीं, देखिए, ऐसा इतना हर बार एक ही चीज होती है, लोग
छाती पीटते रहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन में धांधली हुई है। आप भी वोट डालने गए हो किरण जी, आपने भी देखा होगा हर चीज सीसीटीवी के अंतर्गत हो रही है। कोई भी चीज सीसीटीवी के अंतर्गत, वहां पर अगर आप जा रहे हैं, आपकी जाते हुए फोटो खिंच रही है, वोट डालते हुए भी सामने कैमरा दिखा रहा है आपको। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था के अंदर भी यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो मैं कहूंगा ये विशेष तौर पे ये तो केवल विडंबना उत्पन्न करना हो गया। ये तो खेल राजनीतिक खेल खेलने वाले हो गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इस भारत के अंदर अब जो व्यवस्था है, अब जिस प्रकार से, जो आपको याद होगा कि केजरीवाल साहब ने वो असेंबली के अंदर उस पे लाकर सौरभ भारद्वाज जी ने किस प्रकार से वो खोल के रखी थी, उसमें प्रूव नहीं कर पाए कहां से शिफ्ट हो रहा है, क्या शिफ्ट हो रहा है। इलेक्शन कमीशन उनको सामने सामने कहता रहा कि भैया आके दिखा दो, बता दो किस प्रकार से ये जो मशीन के अंदर इलेक्ट्रोल जो है शिफ्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी कहां से हो सकता है। ये एक अफवाह है और अफवाह उड़ती रहती है। हारने वाले जो है वो तथाकथित तौर पर इस प्रकार के, और आप मुझे लगता है कि राजनीतिक दल इस वक्त कोई भी चीज छोड़ना चाहते हैं कि हमने तो पहले उठाया था, ये उठाया था, हर एक को पता है। और आज जो समीकरण बने हैं, जिस प्रकार से पुलिस पहुंच गई है वहां पर, उनके घर के बाहर पहुंच गई है, 14 करोड़ रुपए की देने की बात आ गई है, ये सारा का सारा मुझे लग रहा है कि ऐसा तंत्र खेला जा रहा है कि जब जैसे नतीजा है, कोई सबके पास, किसी के पास कोई वास्तविक तौर पर सत्य सामने है नहीं। जो भी डाटा किया जा रहा है सब असमंजस की स्थिति में है। आमतौर पे ये ऐसा इलेक्शन है कि जो वो लास्ट बॉल तक होता है ना क्रिकेट के अंदर की धक लगी रही है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। ये दिल्ली का इलेक्शन इस बार उसी तरह में चलता दिखाई दे रहा है कि अच्छे राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, जो रहे हैं, सब अपने हिसाब से, देखिए हम तो कहेंगे हम सनातन परंपरा वाले हैं, को हमें कहानी, हम तो वो स्थिति बात करने वाले हैं। लेकिन हम भी रूट पे काम देखते हैं, बहुत सारे लोग चैनल्स पे भी रहते हैं। लेकिन मेरा इस बार तो कम से कम इस असमंजस की स्थिति में हूं कि किस कौन जीत रहा है। ये स्थिति साफ तौर पर नहीं बनकर आ रही है। और जिस प्रकार से अभी बात की कि जहां पर कृपा राम की हुई, तो राम की कृपा तो जिस पर होती है वो उसके वारे न्यारे हो ही जाते हैं, बिल्कुल। तो भगवान राम की कृपा साफ। मैं आचार्य जी से पूछना चाहती हूँ कि राम की कृपा जो हुई है अभी कुंभ में हुई है, उसे आप क्या कहेंगे? जो कुंभ में हुआ है ये प्रश्न गलत होगा। ये प्रश्न गलत। जी शिवाजी, आज के टॉपिक पे आचार्य जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा हूँ। आचार्य जी, आपने जिस तरफ इशारा किया कि आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर पर एसीबी की टीम पहुंची है, अचानक से सब तेजी हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा भी अभी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है? अब सीधी तरह से इसका मतलब किरण जी यही निकलता है कि कहीं ना कहीं उनके अभी दुख चल रही है। अगर ऐसा कोई जीतने वाला डाटा उनके पास प्रॉपरली होता, जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई कि मेरे पास तो इतने परसेंट वोटिंग हुई है, ऐसा हुआ है, ये चेंज हो जाएगा, तो कम से कम अगर ऐसा डाटा होता तो वो ऐसे आरोप न लगाते। और ना बीजेपी इस प्रकार से, ऐसी पुलिस वहां पर कोई जो विजिलेंस वाले हैं इस प्रकार से जाते, तो वो भी स्थिति वास्तविक तौर पर दिखा रही है कि दुख दोनों तरफ बराबर चल रही है। और इस वक्त इस राजनीतिक खेल का जो मजा वास्तविक तौर पर दर्शक को बैठ के प्राप्त हो रहा है कि वही क्रिकेट वाला मजा प्राप्त हो रहा है पूरा। और क्रिकेट वाला भी, और क्रिकेट में भी T20 वाला मजा, जिसमें एकदम आखिरी बॉल तक ये नहीं पता होता कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। शिवाजी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं कि हम तकनीक के मामले में बहुत तेज होते जा रहे हैं, और 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव हुआ था। अभी तक जब हम अगले दिन चुनाव की गिनती होने जा रही है, अभी तक ये नहीं पता कि चुनाव आयोग का फाइनल डाटा क्या है। आखिर ये डाटा अगर सामने आ जाए 17C का, तो ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में किस बूथ पर कितना वोट पड़ा, और वो डाटा पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से हो भी जाएगा। इसे लेकर चुनाव आयोग के सामने विपक्षी राजनीतिक दल कई बार सवाल उठाते हैं। आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस मामले में देरी कर रहा है, या उसकी ये भूमिका भी संदेह के घेरे में खड़ा करती है? देखिए, चुनाव आयोग काफी समय से संदेह के घेरे में आता है। जब हम पंजाब में देख चुके हैं कि चुनाव आयुक्त ही गलत सिग्नेचर कर रहे हैं और वो कैमरे के सामने पकड़े जाते हैं, उसके बाद भी उनका कुछ बाल बांका नहीं होता है। यानी कि कहीं ना कहीं उनके सर पर ऐसा हाथ है कि जो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, या उनका जो भी प्रोस्पेक्टिव है वो पूरा हो जाता है। तो चुनाव आयोग खुद संदेह के घेरे में है। और ये अभी भी दिख रहा है कि जब अभी तक वो डाटा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनाव आयोग के पास अभी तक डाटा नहीं हो? तो चुनाव आयोग खुद किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। और जैसे कि अभी मीडिया पर भी आरोप हैं और चुनाव आयोग पर भी आरोप हैं, सारी ही चीजें बिक चुकी हैं, ऐसे आरोप हैं। कुछ जो पार्टीज हैं वो सबको खरीद चुकी हैं, और ये साबित भी होता है कुछ जगह पर
इसी तरह से चुनाव आयोग अपना चेहरा दिखा रहा है, तो वो उसको प्रूव कर रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। केवल जी, आपने क्योंकि राम की बात की थी, प्रभु राम की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव के दौरान एक ऐसा वायदा किया था जो आज तक किसी राजनीतिक दल ने शायद नहीं किया है, कि अपने दिल्ली के सभी पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की वो एक सम्मान राशि भी देंगे। तो आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रभु राम की कृपा अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगी? देखिए, 2014 चलते चलते 2025 पे चले गए। मैं दो चीजों का जरूर जवाब देना चाहूंगा। जी हारता हुआ व्यक्ति बहुत सारे सवाल करता है, संशय पैदा करता है। यही चुनाव आयोग 2020 में भी था, तब आंकड़ा और डेटा की बात नहीं हो रही थी। अब जब मैं धर्म की बात कर रहा हूं, तो नदी के किनारे सभ्यताओं का केंद्र माना जाता है। नदी भारत में सनातनी परंपरा में एक बहुत महत्व रखती है। वो नदी के लिए किया गया बार बार का वायदा और आखिरी वक्त पर आकर जैसे उनकी आदत है, ये चुनाव सिर्फ उनका टिका हुआ है कि क्या मुफ्त दे रहे हैं वो, इसके अलावा क्या है इसमें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इसमें ना धर्म है ना कर्म है, और हार के आए नजदीक आया हुआ व्यक्ति लगातार सवालों की फेहरिस्त बनाता है। ये 2020 में क्यों नहीं सवाल हुआ? ये डेटा अपलोड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। वो तो केवल जी, जैसे जैसे जो जो चीजें पकड़ में आएंगी राजनीतिक दलों का, और खासतौर से विपक्षी राजनीतिक दलों का, ये तो अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई खामी उसे सिस्टम में लगती है तो वो सामने लाई जाए और उसे दुरुस्त किया जाए। ये तो राजनीतिक दलों का अधिकार, मुझे लगता है कि उन्हें विपक्षी राजनीतिक दलों को ही मिलना चाहिए। ये राजनीतिक दलों का अधिकार है, तो ये अधिकार भाजपा के पास भी है। ये राजनीतिक अधिकार सिर्फ बाकी अन्य पार्टियों के पास नहीं है। एक मत में सभी लोग व्यवस्था के खिलाफ जो सवालिया निशान लगा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? या तो हम उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर लेके जाएं, हम उसे साक्ष्यों के आधार पर प्रूव करें। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एमएलए को फोन आ रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। भाई, आजकल छोटे से छोटे फोन में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। किस व्यक्ति ने फोन किया, कितने पैसे देना चाह रहा था, एक आध को बुला के पैसे ले लेते, रिकॉर्ड कर लेते भाई उसको। वैसे आम आदमी पार्टी ने एक नंबर जारी किया है जिस नंबर से उनके मंत्री मुकेश अहलावत को फोन आया था। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार का चुनाव, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत कांटे का है और कोई भी आखिरी टाइम पर आगे निकल सकता है, और आम आदमी पार्टी को भी अभी आप इस मुकाबले से बाहर नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता, वो अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों पर बहुत सवाल उठाते थे और ये कहते थे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा, लेकिन आखिरकार बीजेपी को भी अरविंद केजरीवाल की पिच पर आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम भी वो सभी सुविधाएं जारी रखेंगे जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो कहा कि हम भी बिजली पानी फ्री इस तरीके की योजनाएं रखेंगे, महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, इसने भी बीजेपी को मुकाबले में बनाने में योगदान दिया? नहीं, बिल्कुल। ये सब जो जिस प्रकार से वो जो 2 साल से जो 2 बार के इलेक्शनों में नहीं कर रहे थे, और उसके बाद अगर हम एमपी का इलेक्शन देखें, लाडली बहना का देखें कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ, अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है साहब। अमेरिका तक में पॉलिटिशियंस ने ये सिस्टम बना लिया है कि रेवड़ी बांटी जा रही है। अमेरिका तक में, एक डेवलप कंट्री के अंदर भी लोगों को पैसा दिया जा रहा है, इंश्योरेंस फ्री किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो ये स्थिति पूरे वर्ल्ड में इस वक्त बन चुकी है और ये पैटर्न पूरे वर्ल्ड में चल चुका है, और ये मैं कहूंगा बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक सिस्टम डेवलप हो रहा है। अगर आप अभी किसी भी स्टेट में जाके देखेंगे तो शायद जिस प्रकार से मुझे क्या पुरानी याद आती है कि जिस प्रकार से जहर दिया जाता था, नशे का लोगों को लत लगा दी जाती थी, और उसी तरज पर ये पूरे के पूरे देश की राजनीति, मैं कहूंगा इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और इस देश के मूर्धन्य लोगों को सोचना चाहिए। आज से 2000 साल पहले जिस प्रकार से कई राज्यों को जीतने के लिए पूरे विश्व के अंदर ओपियम वॉर लड़ी जाती थी, नशे के आदी बना दिया जाता था और उसके बाद लोगों को निस्तेज कर दिया जाता था, लड़ने के लायक नहीं छोड़ा जाता था, वही स्थिति आज कहीं ना कहीं वो हो रही है, पूरे देश में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है। और जो हम करने जा रहे हैं उसका प्रभाव जो होगा वो भयावह होगा। आप समझे कि आज
ये चीज जो स्थिति आई है, राजनीतिक दलों ने पत्ते पे पत्ता जो तू कर रहा है, और इस प्रकार से उसी ढेरे में, तो अगर हम कहें कि बीजेपी इस बार आई है, नहीं साहब, बीजेपी भी नहीं भी जो एमपी का इलेक्शन लगातार इसी चीज पे लड़ा ना, कि वहां पर हर और लड़की को हर बहन लाडली बहना योजना थी वहां पर, और वहां पर जो महाराष्ट्र के अंदर दिया गया है, ये जो जहर दिया जा रहा है ना, कहीं भी मैं कहूँगा किसी पार्टी के लिए, ये किसी भी पार्टी के लिए, जैसे बीजेपी की पहले अगर आप अटल बिहारी जी की बात समझे कि जनता को कितनी चीजें फ्री देना चाहते हो, जरूरतमंद व्यक्ति हो उसको देने का प्रयास करो, लेकिन सबके सब निस्तेज हो जाएंगे साहब। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, और ये मैं कह रहा हूं किसी भी देश के लिए आने वाले समय के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करेगी, और वो आप समझिए मिडिल क्लास मर जाएगी। ये बात हमको आचार्य बिल्कुल आपने ठीक बात कही, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी के लिए भी ये नई बात नहीं है। निश्चित तौर पर नई बात नहीं है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में इतनी मजबूत सरकार वो बनाई थी, तीसरी बार सरकार बनाई है। जब बीजेपी ये पहल नहीं कर पा रही, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि छोटे विपक्षी राजनीतिक दल जिनकी 1-2 राज्यों में सरकार है वो इससे अलग हो जाए? पहल तो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को ही करनी पड़ेगी। नहीं, अगर वो बेसिक समस्या क्या है कि कांटे को कांटे से निकालता है, यहाँ तो राजनीतिक दो चीजें अलग लगा गई। अब जो मोदी जी ने एक बड़ी व्यवस्था निकाली है, वो एक देश एक इलेक्शन जो है, वो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति है, और वो सोच सकते हैं कि हो सकता है कि उसके बाद इस देश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की नींव रखी जा सके। आप इसमें मोदी जी की हमको तारीफ करनी चाहिए। मोदी जी ने जिस प्रकार से एक बड़ा विजन देखने का प्रयास किया है, राजनीतिक समीकरण, क्योंकि हर इस देश में क्या हो रहा है कि कभी ये इलेक्शन, कभी वो इलेक्शन, कभी ये रेवड़ी, कभी वो रेवड़ी। देखिए, जरूरतमंद को मिलना चाहिए, जरूरतमंद को राज्य की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। राम राज्य के अंदर ये बात की जाती थी, लेकिन जिस प्रकार से पूरे आप मान के चले 5 किलो अनाज दिया जा रहा है हर घर में, जिस प्रकार से बंट रहा है, मैं कह रहा हूं ये स्थिति इतनी खतरनाक है कि लोगों को आपके लोग काम करने वाले नहीं मिलेंगे। अब बिल क्लिंटन जिस देश के वो आए थे, क्या आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस देश में आए थे, उन्होंने कहा था सर्विस क्लास की जिस प्रकार से इनकम को बढ़ा दिया गया है, उसके वजह से इतनी महंगाई की स्थिति हो रही है, और जो पैसा पंप हो रहा है साहब। इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट होता था जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था, कि आप इकोनॉमी के अंदर आप पैसा बूस्ट करते चले जा रहे हैं, और बिना मेहनत का पैसा बूस्ट करते चले जा रहे हैं। कमर तोड़ देगा ये कमर तोड़ देगा स्थिति। आमतौर पे जो बेचारा आदमी काम करने वाला, मेहनत करने वाला है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। ये आगे आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति में वो गुजरेगा, क्योंकि जो काम कर रहा है उसको भी उतना मिल रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको भी मिल रहा है। जी आचार्य जी, आपने हो रही है बिल्कुल, आपने वन नेशन जी शिवा जी, नाम तो बीजेपी ने दिया था ना, तो फिर ये खुद रेवड़ियां बांटने में कैसे लग गए? ये रेवड़ी का नाम बीजेपी। बिल्कुल आचार्य जी, ये सवाल तो बीजेपी को हमेशा झेलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा रेवड़ी नाम दिया था। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बात कही जाती है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, पुरानी कहावत है। ये जरूरी, ये अगर आप एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है ना कि एक सामने वाला आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप भी गलत करें। गलत की बात नहीं है, आप उसको कंस्टिट्यूशन देखें कि उसके अंदर ये कहा गया कि भाई उसके अंदर इफ्स एंड बट्स जोड़ दी, कंडीशन अप्लाई कर दी गई। अब आपका आयुष्मान भारत के अंदर जोड़ा गया है कि जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं, और आप उसमें नहीं बना सकते, राशन कार्ड अगर आपके पास है तभी आप उसको आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं। आप समझे ना, उसके अंदर कंडीशन लगाई गई हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि खुलेआम सबको दे दिया जाए। नहीं, लेकिन फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य हर नागरिक का हक बनता है। तो केजरीवाल जी तो इसी चीज को लेकर आए थे। नहीं, आप मुझे बताइए ना क्या हुआ। आप मुझे बताइए कि जब जो जिस प्रकार से घर घर में जो आप केवल जो बात की जा रही थी कि केवल आपने जो कौन से जो नर्सिंग होम्स छोटे-छोटे क्या मोहल्ला क्लिनिक खोल के आप सारे की सारे कंसीडर कर देते, सारे टेस्ट वहां हो जाएंगे। ये तो केवल पुड़िया बांट की दी जा रही थी साहब। पुड़िया बांटने से इलाज नहीं होता है साहब। ये बात समझ के चले कि आप डिस्पेंसरी खोलकर आप कहें कि हमें हॉस्पिटल बना दिए, ये नहीं होगा ना। ये तो ब्रेन, ये तो केवल फेस वॉश किया जा रहा था, केवल फेस वॉश। जब आज हम देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लाखों का खर्चा है, गरीब आदमी नहीं आ रहा है ना हॉस्पिटल जाके देखिए क्या स्थिति है। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके देखिए भाई, आज जो मशीनों में खर्चा है, टेस्टों में खर्चा है, एक्चुअल हो रहा है। आज हॉस्पिटल्स भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, आप एक ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो उसकी समझिए कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऐसे नहीं जमीन में खेल देंगे आप अगर किसी बाहर हिंदुस्तान से बाहर जाके देखेंगे
तो अगर आप किसी को डायग्नोज कर रहे हैं तो आज प्रोटोकॉल मांगता है कि आपने ये बीमारी डायग्नोज कैसे करी, कौन सा टेस्ट किया, कैसे नहीं किया। ये नहीं है कि जस्ट फॉर हंच की मेरे को लगता है कि इसको ये बीमारी है और मैंने उसको इलाज कर दिया। आज प्रोटोकॉल वी आर डेवलप, हम लोग डेवलप हो चुके हैं, तो उसके ऊपर इतना खर्चा आ रहा है। नहीं, सीरियस केस में उनको हॉस्पिटल्स भी भेजा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने वहीं पे उनको पुड़िया दे दी और उनका ट्रीटमेंट जो मोहल्ला क्लिनिक। जी केवल जी भी बोलना चाह रहे हैं। जी केवल जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवां लूटा कैसे। ये देखिए, जो जीत को बहुत बड़ा करके पिछली बार भी बताया गया था, आप ये ध्यान रखिए कि 48 लाख वोट मिले थे, आप पार्टी को 36-37 लाख वोट मिले थे, बीजेपी को पिछली बार भी। और ये सवालिया निशान आप पर इसलिए लगाया जा रहा है, इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि हम भारत का एक ऐसा स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप तो इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। बताइए क्या इनोवेशन करी? इनोवेशन ये करी कि बस में फ्री यात्रा कीजिए। इनोवेशन क्या किस तरह की इनोवेशन करी है? इस दिल्ली राज्य में आपने क्या किया है? ये मोहल्ला क्लिनिक के सत्य को हमने कोरोना के दौरान देखा था कि क्या था। अब सवाल बीजेपी पे बार बार उठाए जाते हैं, दिल्ली में उस तरफ क्या हालत थी आप बताइए। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करना, और शिक्षा की बात करिए, तालीम की बात करिए। क्या कांग्रेस जब रूल कर रही थी तालीम की स्थिति दिल्ली में बहुत खराब थी? ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए? कहाँ है दिल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेस में, मशीन लर्निंग के स्पेस में, स्टार्टअप के क्षेत्र में? आप एक भी व्यक्ति का नाम बताइए, एक कंपनी का नाम बताइए। यूनिकॉर्न भी खुल रहे हैं तो गुड़गावा में खुल रहे हैं, और ड्रामा ये किया जा रहा है कि हम स्कूलों में इंक्यूबेशन खोल रहे हैं। अरे भाई, डेटा की बात कीजिए। 10 सालों में 10 कंपनी के नाम बताइए जिसने 100 करोड़ का टर्नओवर भी किया हो स्टार्टअप स्पेस में। ये तो चलिए शिवाय शर्म की बात है, ये तो केंद्र के लिए ज्यादा शर्म की बात है। शिवाजी, चलिए थोड़ा सा इस बहस को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि हम लोग भले ही सवाल उठाएं कि अरविंद केजरीवाल फ्री बस राइड देते हैं और बाकी सुविधाएं देते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर हमारी दिल्ली में 10-12 हजार रुपए कमाने वाली महिलाएं अगर वो रोज सफर करती हैं तो दिल्ली मेट्रो वो एक कन्वीनियंट तो है लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है। अगर आने जाने में मानिए कि 100 रुपए का खर्चा होता है और उस महिला का वो 100 रुपए बचता है, तो कहीं ना कहीं उसके घर की स्थिति ठीक होती है। क्या आपको लगता है कि चुनाव के नतीजे में जो कल नतीजा आएगा उसमें महिलाओं की भूमिका हो सकती है, उनकी महिलाओं की भूमिका दिखाई दे सकती है? बिल्कुल, महिलाएं केजरीवाल जी से काफी खुश हैं और वो इतने साल से देख रही हैं कि उनकी जिंदगी में काफी चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस भी अच्छे काम कर रही थी, लेकिन बीजेपी तो कहीं से कहीं तक भी पूरे देश में अलग ही एक बवाल किए हुए है, तो उससे वो बचना चाहती है। पूरी जनता बीजेपी से दिल्ली में तो बिल्कुल पूरी तरह से बचना चाहती है, क्योंकि दिल्ली में जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी वो सुविधाएं पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी, क्योंकि मोदी जी वादा कुछ करते हैं और निभाते कुछ है नहीं। अब 15 लाख अगर वो हर व्यक्ति को दे देते तो वैसे ही लोगों की जिंदगी सुधर जाती। वादा किया मगर मेरे अकाउंट में तो अभी 1 रुपया भी नहीं आया, अब मैं दूसरे की क्या बात सुनूं। जी केवल जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? अरे भाई, अब ये समझदारी जो है इसके बारे में क्या कहा जाए। मतलब ये 22 राज्यों की जनता महामूर्ख है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। बीजेपी को आंख बंद करके वोट दे रहे हैं, बीजेपी कुछ करती नहीं है। ये पता नहीं किस तरह का तर्क गढ़ा जाता है बार बार। अच्छा, अब दिल्ली पे भी आ जाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, देखिए कल दिल्ली में मैं बार बार बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी धर्म और कर्म दोनों के क्षेत्र में बिल्कुल नाकामयाब रही है। कल जब बक्सा खुलेगा, आपका वो अंतिम दिन होगा दिल्ली के लिए। बीजेपी सरकार कल दिल्ली में बनाने जा रही है। चलिए एक बार चलिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तो हम लोगों ने बात की। आचार्य जी, कांग्रेस कब रिवाइवल होगा? कांग्रेस पिछले 3 चुनाव से तो एकदम साफ है और 2 चुनाव में तो जीरो की स्थिति थी, और इस बार भी लग रहा है कि कांग्रेस का आंकड़ा जीरो ही दिखाई दे रहा है अधिकतर सर्वे में, और कहा जा रहा है कि अगर मिली तो 1 सीट उसे कहीं से मिल सकती है। तो कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा दिल्ली में और कब होता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, कांग्रेस का रिवाइवल, कांग्रेस रहेगी, बिल्कुल हाशिए पे रहेगी, और कांग्रेस का एक जो पिछले 70 साल का इस देश में इतिहास है, वो गेम पलट चुका है पूरी तरह से। जिस प्रकार से क्या होता था कि पहले क्या होता था कि कांग्रेस से लोग छिटक कर बाहर जाते थे और कुछ साल बाद फिर वही हलवा दोबारा बनता था, वो छिटकी हुई दाल फिर ज्यादा कढ़ाई के अंदर आके मिल जाती थी। उसी प्रकार से कांग्रेस की राजनीति चलती आई है, लेकिन अभी गेम पूरी तरह से पलट चुका है। लेकिन अगर आप इलेक्शन की बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा डाटा उपस्थित करने का प्रयास करूंगा कि यदि आप पिछले 2019 के दिल्ली के इलेक्शन को देखने का प्रयास करेंगे तो करीब करीब जो डिफरेंस ऑफ वोट था बीजेपी में और आप में, वो 15 से 17% के आसपास का डिफरेंस था। 15 से 18% का डिफरेंस था, लेकिन उसमें से 20 सीटें ऐसी थी कि जिनमें 3% का मार्जिन था। 3% का मार्जिन था, 20 सीटें ऐसी थी। मुझे लगता है कि वो 3% वाला मार्जिन तो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कुछ ना कुछ और कारण होगा, 3% वाला। लेकिन जिन सीटों में जो 15% वाला मार्जिन था, वो एक हाशिए वाला प्रश्न है। इस बात को हमको समझना चाहिए, क्योंकि जो मैं इस वक्त एक संशय उपस्थित कर रहा हूं, डाटा पे बात करें कि एंटी इनकम्बेंसी के बारे में 3% वाली जो डाटा थी, जिनमें 3% का मार्जिन था, वो तो पूरी तरह से जा रहा है। वो तो आप मान के चले, वो तो बीजेपी का एक तरह से प्रो आ ही रहा है। लेकिन जो 12%, जहां पर 37% के आसपास बीजेपी को वोट मिला और आपको करीब करीब वो वोट था 51% के आसपास का, आपका 52% के करीब वोट था। हाँ, 52% के आसपास का वोट था। और वो जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस हजारों, वो कोई 100-200 वाला डिफरेंस नहीं था, वो मेजर डिफरेंसेस थे। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो आप रहने वाली है। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस के अंदर आज देखिए बीजेपी ने क्या है कि बीजेपी की जो सोशल मीडिया पे सिस्टम चला, उन्होंने कांग्रेस का कैरेक्टर ही बदल दिया। सा कांग्रेस के साथ में जो इस देश के इतिहास में हुआ, वो उन्होंने सामने लाकर दिखा दिया है। और लोगों के समझ में आ गया है कि इतने साल तक हम बेवकूफ बनते रहे, क्या स्थिति करती रही कांग्रेस, किस प्रकार से विभाजनकारी राजनीति चलती रही, वो सत्य सामने आ चुका है। और जब तक ये राजनीतिक देश के अंदर स्थिति चलेगी, कांग्रेस का रिवाइवल ऑलमोस्ट मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, कांग्रेस है तो बीजेपी है। अगर शिवाजी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस, हाँ, मैं कांग्रेस के मुतालिक आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहा जाता था कि दलित और मुसलमान, ये दो वर्ग ऐसे हैं जो कांग्रेस के एकदम पुख्ता वोट बैंक हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की राजनीति में आए तो उन्होंने कांग्रेस के इस वोट बैंक को भी छीन लिया। इस बार भी कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि अपने इस पुराने वोट बैंक को किसी तरह अपने साथ जोड़े, लेकिन वो विश्वास नहीं जगा पाई। आखिर क्या कमी है कि कांग्रेस के साथ उसका ये एकदम अटूट कहा जाने वाला वोट बैंक भी नहीं जुड़ पा रहा है? नहीं, देखिए, ये डेमोक्रेसी है, इसमें परिवर्तन आता है और परिवर्तन आया, क्योंकि पब्लिक भी चाहती है कि आप दूसरी पार्टी को भी ट्राई करके देखें। तो उन्होंने ट्राई करके देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो गया। कांग्रेस फिर से वापसी में है। और जो ये 70 साल का हिसाब मांगते रहते हैं, वो वर्तमान का हिसाब तो दे दें। जो जीएसटी औंधे मुंह पड़ी है, जो रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो युवा परेशान है, जो कॉलेज में शिक्षा का स्तर शिवाजी से एक बात पूछूंगा। शिवाजी, अगर आपको 10 आदमी ढूंढ के लाने को 10 आदमी बेरोजगार लाके दे देंगे मुझे आप? कितना? 10 आदमी को मैं कहता हूं कि 20,000 रुपए की तनख्वाह देने को मैं तैयार हूं। 10 आदमी लाके दे दीजिए मुझे जो 20,000 रुपए में काम करने को तैयार हो। मैं कह रहा हूं चलिए 10 आदमियों के तो आप मुझे रिटर्न में दीजिए, आपको 10 क्या? अरे रिटर्न में आपको नहीं 10 स्वतंत्र पे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला आचार्य जी ने। शिवाजी, ये करवाया जाएगा, आप 10 नाम भेजिएगा, उनको रोजगार दिलवाया जाएगा। मैं कह रहा हूँ क्वालिफाइड लोग ला दीजिए। मैं कह रहा हूँ आज लोग देंगे और आप उनको 20,000 की जगह 20 से 21,000 भी देने की जरूरत नहीं है। आप नहीं जानते हैं किस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है इस समय। सब कमा रहे हैं। ये बेसिकली जो लोग इकोनॉमी के अंदर सुसाइड करने की स्थिति कगार चल रही है पर ना। आप अच्छा, आप शिवाजी आप अपना बता दीजिए, 2014 से आपकी इनकम कितनी बढ़ी? मेरी इनकम कुछ भी नहीं बढ़ी, मेरे आप खर्चे बढ़ 2014 में गए। कितने रिटर्न फाइल करती थी? मेरे खर्चे बढ़ गए। चलिए अब मैं, क्योंकि कार्यक्रम अपने अंत की तरफ है, मैं अब, क्योंकि एग्जिट पोल आ चुका है, एग्जैक्ट पोल का हम इंतजार कर रहे हैं जो कल आएगा। केवल जी, आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी को कितनी सीटें कल के नतीजे में मिल सकती हैं? कितनी सीट बीजेपी की आ सकती हैं, कितनी सीट आम आदमी पार्टी की आ सकती है? देखिए, राम जी के नाम से चालू करा था, एक दोहे के साथ में फिर बात करते हुए बोलता हूं मैं कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसे रघुराया। तो देखिए, मैंने जैसा कहा, बीजेपी को 43 से ज्यादा सीट मिलेगी। कल जो है झूठ के पिटारे का अंत होगा, इन झूठे वायदों का अंत होगा।
ये एक दिल्ली को राजधानी में एक नई सरकार मिलने जा रही है। शिवाजी, आपके हिसाब से कल किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? देखिए, मुझे तो मिलीजुली सरकार लग रही है। ज्यादातर कांग्रेस और आप के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी को पब्लिक बिल्कुल नकार चुकी है, क्योंकि वो त्रस्त हो चुकी है बीजेपी के झूठे वादों से, और झूठ की जहां जहां बात होती है वहां बीजेपी की बात होती है। तो अब ये झूठ ज्यादा दिन चलेगा तो नहीं, 22 और राज्यों के सब लोग झूठ बोल रहे हैं मैडम। ये हम इस बार के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भी देख चुके हैं। जिस तरह से बीजेपी ऊपर से नीचे आई है, वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर भी आएगी। 2 सीट से ऊपर जा सकते हैं, तो पूर्ण बहुमत से नीचे भी जा सकते हैं। आचार्य जी, आप कितनी सीट बीजेपी और कितनी सीट आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं? क्योंकि आपने लगातार कहा कि मैं अभी भी संशय बना हुआ है आपकी नजर से, और एकदम क्रिकेट के T20 जैसा रोमांच इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका अनुमान क्या कहता है? मेरा अनुमान कहता है कि नेक टू नेक फाइट रहेगी, और अभी भी मैं कहूंगा कि केजरीवाल अपर हैंड पे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दाद स्वतंत्र के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े रहिए। कल भी हम आपके साथ चुनाव के नतीजों के दिन भी लाइव जुड़ेंगे और आपको चुनावी नतीजों की पल पल की जानकारियां देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।